हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2025 में देने वाले हैं, आपका यदि एसएससी पेपर फर्स्ट में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट है तो बच्चे आप सभी के लिए आज का ये वरदान क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि बच्चे आज के इस वरदान क्लास में लगभग हम लोग 200 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और यह आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए बच्चे आप लोगों को क्लास शुरू से लेकर आज अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और बच्चे एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और अंत में जब क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है ना तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी जो आने वाली क्लास होगी ये आपको टाइम से मिल सकेगा। देखिए आज की जो क्लास है प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर से स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं। एक बच्चे का बहुत ही प्यारा सा कमेंट था। देखिए कमेंट बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं बच्चे कि पढ़ल लिखल त्याग द चीट के रखा आस। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, ये कोई भाई सूरज साहब है ना, कहने का मतलब ये है कि भाई पढ़ना लिखना नहीं है, समझ गए ना। अब क्या करना है तो चीट का आस रखना है, ओढ़ रजाई सूत जा भगवान करिए पास। मतलब समझ रहे हैं ना कि रजाई ओढ़ के सूत जाओ, भगवान का अच्छा होगा तो पास करिए देगा। ऐसा विद्यार्थी हैं आप लोग, तो आज का क्लास आपके लिए नहीं है, समझ गए ना। आप भी जाइए आराम से मौज फरमाइए, सो जाइए, भगवान भरोसे पास होइए जाइएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, लेकिन अगर चाहते हैं कि हमको नॉलेज चाहिए, ठीक है बच्चे, बेहतर नॉलेज चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का एक ऑथेंटिक आपको नॉलेज चाहिए तो आपको पढ़ना होगा। जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके चीजें डिलीवर करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। आइए हम लोग बिना देरी किए हुए बच्चे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है बच्चे। जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कहता है कम्युनिकेशन इज अ, यानी कि संचार जो है प्यारे बच्चे यह क्या है। देखो ऑप्शन क्या क्या है जरा ध्यान से समझो। संचार की बात कर रही यहाँ पर हो रही है तो जिसमें कह रहा है कि एक बार की गतिविधि है या फिर सतत गतिविधि है, एक माह की गतिविधि है या फिर एक वर्ष की गतिविधि है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सतत गतिविधि। क्योंकि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चे जो हमेशा चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, यह कभी भी बंद नहीं हो सकती है, समझ गए ना। सतत का मतलब होता है लगातार चलना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, समझ गए ना। तो इसीलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहां से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि बच्चे अगर हम संचार की बात करते हैं तो संचार जो होता है यह हमारा क्या होता है तो दो तरफा प्रक्रिया होता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि संचार जो है यह किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो यह दो तरफा प्रक्रिया है। क्योंकि देखिए संचार कब हो पाएगा, हमारी बातचीत जो है कब हो पाएगी, जब मैं बोलूंगा और आप बोलेंगे तभी हो पाएगा, है कि नहीं। तो इसमें कम से कम दो लोगों का होना तो निश्चित है, जिसमें एक प्राप्तकर्ता होगा, क्या होगा बच्चे, एक प्राप्तकर्ता होगा और दूसरा जो है प्रेषक होगा। दूसरा क्या होगा, प्रेषक, ठीक है। प्राप्तकर्ता को हम लोग रिसीवर कहते हैं इंग्लिश में और प्रेषक को हम लोग सेंडर कहते हैं, मतलब भेजने वाला, समझ गए। तो ये दो लोगों का होना जो है आपके कम्युनिकेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आगे देखिए तो आपके यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि संचार का उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। तो संचार के उद्देश्यों की अगर हम बात करेंगे बच्चे तो इसका एकमात्र उद्देश्य है वह है क्या तो संवाद का प्रसार करना, ठीक है। कोई भी बातों को बच्चे क्या करना तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, या आप कह सकते हैं इसके माध्यम से हम अपनी भाव यानी कि भावनाओं को क्या करते हैं प्रसारित करते हैं, अपने विचारों को प्रसारित करते हैं, है ना। तो आपके संचार का उद्देश्य क्या हो गया बच्चा, तो संचार का उद्देश्य हो गया संवाद या फिर भाव या फिर कहे तो विचारों का प्रसार करना, समझ गए ना। चलिए यहां से देखेंगे आपसे और क्वेश्चंस पूछ सकता है जैसे कि आपका जो संचार है, ठीक है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, क्या पूछा जा सकता है बच्चे, संचार के प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला तो आप देखोगे कि मौखिक संचार होता है, हम लोग बातचीत करके क्या कर सकते हैं आमने सामने संचार कर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो इसमें आपको जो है अशाब्दिक संचार देखने को मिलता है। अशाब्दिक संचार कहने का मतलब है कि आप लोग कुछ ऐसी भी बातें तो होती हैं जो आप लोग चैटिंग करके करते हो, है ना, जिसमें शब्द नहीं हो, तो सॉरी यहाँ पर चैटिंग नहीं, अशाब्दिक कहने का मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, हम लोग इशारों इशारों में कोई भी चीजें क्या कर लेते हैं तो बातचीत कर लेते हैं। वो आपने देखा होगा ना कि भाई जब बचपन छोटा से थे हम लोग, जब खेलने जाना होता था तो अपने दोस्त को कहते थे कि भाई देखो तुम हमको बुलाने आओगे तो क्या होगा, हमको मार पड़ जाएगी, है कि नहीं। इसीलिए तुम हमको कोई इशारा करना, ठीक है, जा करके क्या करना हमारे खिड़की के पास से कू कर देना, हम समझ जाएंगे तुम हमको क्या कर रहे हो
बुला रहे हो, समझ गए ना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं बच्चे, ये आपका क्या है, अशाब्दिक चीजें हैं, जिसमें कुछ कहे बिना हम सब कुछ कह लेते हैं, समझ गए ना। आगे देखिए, तो जैसे कि आपका हो जाता है लिखित संचार, है कि नहीं, लिखित संचार। तो लिखित संचार जो है प्यारे बच्चे, जिसमें हम लोग कोई भी चीजें लिखकर व्यक्त करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, है कि नहीं, या मान लीजिए किसी को पत्र लिखते हैं, तो इस तरह का जो है संचार क्या कहलाता है, लिखित संचार कहलाता है। फिर आगे देखोगे तो आपका एक हो जाता है दृश्य संचार, ठीक है। अब ये दृश्य संचार कहने का हमारा मतलब ये है, जैसे हम लोग टेलीविजन वगैरह देखते हैं, ठीक है, टेलीविजन देखते हो ना, टीवी वगैरह, जिस पर हमको बहुत सारे न्यूज वगैरह देखने को मिलते हैं। तो न्यूज जो है बच्चे क्या है, यहाँ पर एक दृश्य संचार के अंतर्गत आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये 4 प्रकार के क्या हो जाते हैं, आपके संचार हो जाते हैं। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि संचार जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो संचार जो है मुख्य रूप से जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि जो है इसके और भी कई सारे प्रकार हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार आपको याद रखना है, समझ गए। तो देखिए, एक क्वेश्चन से बच्चे कितने टाइप के क्वेश्चंस बने, आपको बस यही चीजें याद रखना है। अगर आप यहां से क्लास करके जाते हो ना, वैसे आपको ऐसी क्लासेस पूरे यूट्यूब पर देखने को तो बिल्कुल मिलते ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, देखो मेरे द्वारा जितना भी मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल सार्थक मेहनत है। अगर तुम क्लास अच्छे तरीके से करके जाते हो तो पेपर में 100% क्वेश्चंस को जरूर डील करके आओगे, क्योंकि आपके पास बौद्धिक क्षमता है। अगर इससे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा बच्चा तो आप जरूर हल करोगे, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संचार के किस रूप में जो है शारीरिक भाषा शामिल होती है। अब देखिए, ऐसा कौन सा संचार माध्यम है जिसमें हम लोग शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, मौखिक है, गैर मौखिक है, विशिष्ट है, या फिर विकलांग लोगों के लिए। तो सिंपली याद रखिएगा बच्चे, जो संचार का वैसा माध्यम जिसमें हम लोग शारीरिक भाषा को शामिल करते हैं, वह आपका क्या होता है, तो वह आपका जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि गैर मौखिक कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि इसे आप लोग जो है अशाब्दिक अशाब्दिक संचार भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चे, अशाब्दिक संचार भी कह सकते हो। अब देखो यहां से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मान लीजिए आपको पूछेगा, बताओ निम्नलिखित में से जो है कौन गैर मौखिक या फिर अशाब्दिक संचार है। अब वहां पर 4 गो ऑप्शन होगा और आपको बताना होगा। तो देखिए, इसमें गैर मौखिक संचार की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो जैसे मान लीजिए हमारे चेहरा का भाव हो गया, क्या हो गया, चेहरा का आव भाव से हम लोग क्या करते हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमारी आंखों का हरकत शामिल हो सकता है, क्या हो सकता है, आंखों का हरकत शामिल हो सकता है। हम लोग इशारों इशारों में कोई भी चीजें बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इशारे हमारे शामिल हो सकते हैं। तो ये सब आपका जो है गैर मौखिक या फिर बच्चे जो है अशाब्दिक संचार के रूप में जाना जाता है। तो पेपर में यहां से पूछेगा, जैसे मान लीजिए चेहरे का भाव किस प्रकार का संचार माध्यम है, तो आप क्या कहोगे, गैर मौखिक है या फिर अशाब्दिक है। समझे कि नहीं समझे। तो आपको ये सारी चीजें इस तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर सवाल है प्यारे बच्चे कि इनमें से जो है कौन सी संचार माध्यमों में मौजूद हमारी बाहरी ध्वनियां है, ठीक है। मतलब संचार माध्यम में जब भी हम लोग कोई संचार करते हैं, तो संचार के समय में जो हमारी बाहरी ध्वनियां होती है बच्चे, वह बाहरी ध्वनियां क्या होती है। सपोज कीजिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, हमारे और आपके बीच में बातचीत हो रही है, तो एक तो हमारा वहां पर संचार हो रहा है, लेकिन यहां अगर मान लीजिए डीजे बजना शुरू हो गया बच्चे, डीजे बजना शुरू, तो कोई एक्सटर्नल हमारा साउंड आ जाएगा, समझ गया ना। तो इससे हमारा तात्पर्य यह है कि जो भी हमारी बाहरी ध्वनियां होगी बच्चे, वह क्या कहलाएगा, शोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आप कहोगे गुरुजी शोर कहलाएगा, समझ गए। अब देखिए यहां पर मैं आपको संचार के संबंध में बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, जिससे क्वेश्चंस निश्चित तौर पर बनेगा। जैसे देखो, अगर आपसे संचार के लेवल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, संचार के स्तर के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए संचार का जो स्तर होता है यह कितने स्तर होते हैं, तो याद रखिएगा संचार का 4 गो लेवल होता है बच्चे। कितने लेवल होता है, 4 गो लेवल। सबसे पहला क्या होता है, तो आप कहोगे गुरुजी सबसे पहला जो होता है वह होता है अंतरवैयक्तिक। क्या होता है, अंतरवैयक्तिक होता है। इसके बाद आप देखोगे तो आपका जो है पारस्परिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारस्परिक हो जाएगा। फिर देखिएगा तो आपका जो है इसका एक और लेवल होता है, जैसे कि सामूहिक संचार हो सकता है, जैसे कि आपका सांस्कृतिक संचार हो सकता है। तो ये 4 प्रकार के जो है क्या है बच्चे, तो संचार के लेवल हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे पूछेगा क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन संचार के स्तर नहीं है। अब इसमें से 3 गो ऑप्शन रहेगा, एगो कोई दूसरा दे देगा, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से चीजें याद रखना है। जैसे देखिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे जनसंचार की, ठीक है, लोगों से जो हम बातचीत करते हैं उसको जनसंचार कहते हैं। अब यहां पर जो जनसंचार है इसके कितने प्रकार होते हैं बच्चे,
तो संचार के जो है आपके कई सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें तो आपको जैसे कि एक प्रिंट माध्यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रिंट माध्यम के जरिए हम लोग लोगों से क्या कर सकते हैं? तो संचार कर सकते हैं। दूसरा आप देखोगे तो इसमें आपको जो है श्रव्य संचार माध्यम देखने को मिल सकता है। श्रव्य कहने का मतलब सुनकर के संचार करना, है कि नहीं? तीसरा जो है आपका क्या हो सकता है? तो दृश्य श्रव्य हो सकता है ना? दृश्य श्रव्य यानी कि हम लोग कुछ देखकर और फिर बात करके, सुन करके, है ना? जैसे मान लीजिए हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है? हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो है जनसंचार के क्या हो सकते हैं बच्चे? प्रकार हो सकते हैं। क्या-क्या प्रकार होगा? टोटल 3 मुख्य रूप से प्रकार, जैसे कि प्रिंट माध्यम, जैसे कि श्रव्य माध्यम और दूसरा जो है आपका क्या हो जाएगा? दृश्य और श्रव्य माध्यम। समझ गए ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे, यहां पर और भी क्वेश्चंस बनेगा। धैर्य रखो, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं और आज का जो ये क्लास है बच्चे, आपके पूरे 4 के 4 यूनिट आज खत्म करेंगे। समझ गए ना? इसलिए आपको क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखना है। देर होगी निश्चित तौर पर आपको क्या होगा? तो यहां से सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहां से जैसे कि आपसे आधुनिक जनसंचार के माध्यम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है? क्या पूछेगा बच्चे? जो आधुनिक समय में लोगों से संचार का माध्यम है, लोग जनसंचार का जो माध्यम है वो क्या क्या है, ठीक है? तो आधुनिक जनसंचार की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो जैसे कि आपका आकाशवाणी हो जाता है। क्या हो जाता है? आधुनिक जनसंचार में क्या सब आएगा? जैसे कि आकाशवाणी हो गया, जैसे कि आपका दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन हो गया, है ना? इसके बाद आधुनिक समय में और भी, जैसे कि मान लीजिए आपकी फिल्म है, फिल्म से भी हम लोग संचार करते हैं कि नहीं? वहां से भी हमें बहुत सारी बातें देख पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है। इसके बाद देखिए, जैसे कि आपका समाचार पत्र हो गया, क्या हो गया? समाचार पत्र हो गया। समाचार पत्र से भी हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती है। पत्र पत्रिका के साथ साथ आप देखोगे तो सबसे बड़का जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आधुनिक जनसंचार में, वह है आपका इंटरनेट प्यारे बच्चे, है ना? इंटरनेट के माध्यम से बच्चे क्या होता है? तो हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए संचार कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे आपका क्या हो जाता है? आधुनिक जनसंचार का एक माध्यम हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया है, सबसे पहले तो आपके संचार के माध्यम में जो बाहरी ध्वनियां आती है उसको हम लोग शोर कहते हैं। इसके बाद देखिएगा तो संचार का जो स्तर होता है, लेवल होता है बच्चे, वो 4 प्रकार का लेवल होता है। सबसे पहला आपका अंतरवैयक्तिक लेवल हो गया, इसके बाद आपका पारस्परिक लेवल हो गया, फिर देखोगे तो समूह लेवल और इसके बाद जो है आपका संस्कृति लेवल हो गया। ये 4 लेवल हो गए आपके संचार के। फिर आगे देखा हम लोगों ने क्या? तो जनसंचार का जो प्रकार है, तो जनसंचार के मुख्य रूप से 3 प्रकार देखे हम लोगों ने। सबसे पहला प्रिंट माध्यम, जो लिखित रूप में हो सकता है, समझ गए? इसके बाद श्रव्य माध्यम, जो हम लोग सुनकर के व्यक्त करते हैं, ठीक है? इसके बाद दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसको हम लोग देखकर और सुनकर करते हैं, समझ गए ना? इसके बाद देखिए आधुनिक जनसंचार का जो माध्यम बच्चे, वो कौन कौन सा है? पहला तो आकाशवाणी है आपका, फिर आपका दूरदर्शन है, फिल्म है, समाचार पत्र है और सबसे प्रमुख जो आधुनिक समय में जनसंचार का माध्यम है वह है आपका इंटरनेट। क्लियर है इतना चीजें? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिएगा, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग जितना ज्यादा सपोर्टिव होंगे ना, मैं आपके लिए उतना ज्यादा मेहनत करने वाला हूं। समझ गए ना? मैं लंबे रेस का घोड़ा हूं, इस बात को याद रखिएगा। मैं इतना जल्दी थकने वाला नहीं, आपको थका देंगे, मैं नहीं थकूंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल प्यारे बच्चे कहता है कि डैश चेहरे द्वारा जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम लोग चेहरे के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं? तो देखिए, चेहरा के माध्यम से इशारा हो सकता है क्या? नहीं, चेहरा के माध्यम से इशारा नहीं होगा। शारीरिक भाषा या फिर प्रतिक्रिया? बिल्कुल नहीं, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है? आप चेहरा के द्वारा जो है अपनी अभिव्यक्ति को दर्शा सकते हैं, एक्सप्रेशन को दर्शा सकते हैं बच्चे, है ना? चेहरा के द्वारा क्या दर्शा सकते हैं? एक्सप्रेशन। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिएगा तो यहां से और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक्सप्रेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एक्सप्रेशन की। तो यहां पर एक और शब्द आ रहा है, देखिए यहां पर फीडबैक की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फीडबैक क्या होता है? तो फीडबैक प्यारे बच्चे याद रखना, देखो जैसे मान लीजिए सेंडर ने कुछ मैसेज जो है क्या किया है बच्चे? सेंड किया, ठीक है? मैंने मान लिया आपको कुछ बोला, तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी ये कब होगी? जब आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है? आप हो गए रिसीवर। क्या हो गए बच्चे? रिसीवर हो गए। हमारी कही गई बातों को जब आप अच्छे तरीके से सुनेंगे तो आपका वहां पर बच्चे क्या आएगा? फीडबैक आएगा। क्या आएगा? फीडबैक आएगा। सर आपकी जो क्लासेस है बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, इस तरीके का फीडबैक आता है ना। तो ये कब आता है? जब एक प्रेषक जो है
कुछ बोलता है और प्राप्तकर्ता उसको प्राप्त करता है, ठीक है, तभी हमारा फीडबैक आता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन संचार चक्र का तत्व नहीं है। अब संचार चक्र, मैं आपको पूरा संचार चक्र बनाइए देता हूं, तब तो क्लियर हो जाएगा। देखो संचार चक्र की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो देखो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा आपका प्रेषक। क्या आ जाएगा सबसे पहले? प्रेषक। इसके बाद आप देखोगे तो आपका जो है संदेश आता है। क्या आता है? प्रेषक के बाद संदेश आता है। फिर आप देखोगे तो इसमें आपका जो है एनकोडिंग आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चे? एनकोडिंग। फिर इसके बाद आता है आपका क्या? चैनल आता है। क्या आता है? चैनल आता है। आगे देखोगे तो इसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा रिसीवर। क्या देखने को मिलेगा? रिसीवर देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा क्या? तो आपको देखने को मिलेगा डिकोडिंग। क्या देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे? डिकोडिंग देखने को मिलेगा। और सबसे आखिरी में जो है आपको देखने को मिलती है प्रतिक्रिया। क्या देखने को मिलती है बच्चे? प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो ये आपका संचार का एक चैनल है। समझ गए? चलिए यहां पर ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है, जैसे संचार का एक सही क्रम क्या है। तो इसमें से मान लीजिए पहले देगा आपका प्रेषक दे देगा, संदेश दे देगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर क्या दे देगा आपका? तो रिसीवर दे देगा और प्रतिक्रिया दे देगा। चार गो यहाँ पर लाइन में दे देगा और उसी को क्या करेगा? उल्टा पुल्टा करके आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसमें संचार का क्रम क्या है, ठीक है, या संचार का चक्र, सही चक्र कौन सा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए तो संचार के चक्र के तत्वों की बात हो रही है, तो आपका चैनल तो आता है। यहाँ पर देखिए चैनल मैंने बताया है। इसके बाद देखिए प्राप्तकर्ता जिसको हम लोग रिसीवर कहते हैं, तो ये भी आता है। समय की बात करेंगे टाइम, तो टाइम यहाँ पर देखिए टाइम नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। भेजने वाला आ रहा है सेंडर, प्रेषक जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये भी आ रहा है। मतलब आपका यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है? तो टाइम नहीं आ रहा है। समझ गए ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए संचार के कौन कौन से तत्व हैं या फिर संचार चक्र के तत्व क्या हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। आपका बच्चा नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि नेटिकेट। नेटिकेट की बात करते हैं बच्चे, तो ये फिक्स क्वेश्चन है, याद रखो यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। अब अगर बात करें हम लोग नेटिकेट की, तो नेटिकेट जो होता है बच्चे, यह आपका क्या है? तो इंटरनेट शिक्षा शिष्टाचार भी इसको कहते हैं। इसका नियम क्या है हमें ये जानना है, ठीक है। नेटिकेट का जो नियम होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो अगर इसके नियमों की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। जैसे सबसे पहले है मानव को याद रखें, ठीक है, तो इंटरनेट मानव को थोड़ी याद रखता है कि नहीं। इसके बाद देखिए किसी मित्र को कभी जो है नाराज नहीं करना, इसका इंटरनेट से तो कोई ताल्लुकाते नहीं है। इंटरनेट शिष्टाचार के अन्य सभी नियमों का पालन करना, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। इंटरनेट शिष्टाचार का जो भी नियम है प्यारे बच्चे, उन सभी के नियमों का पालन करना ही क्या है? तो यह इसका क्या है? एक स्वर्णिम नियम माना जा सकता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए यहां से कितने ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी नेटिकेट की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? नेटिकेट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर नेटिकेट जो होता है प्यारे बच्चे, सबसे पहला तो यह आपके ऑनलाइन संचार का माध्यम है। किसका माध्यम है बच्चे? ऑनलाइन संचार का एक माध्यम है आपका नेटिकेट, जो कि आपको सरलता पूर्वक जो है अपनी बात एक दूसरे के बीच रखने के लिए क्या करती है? मदद करती है। इसके बाद देखिएगा तो इसे जो है नेटवर्क मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बच्चे? नेटवर्क मॉनिटर भी कहा जाता है इसे, ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए जब बात हो रही है इंटरनेट की, तो यहां पर थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में भी जान लेते हैं। अब इंटरनेट में प्यारे बच्चे आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन में देखा होगा LTE लिखा होता है, ठीक है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि LTE का विस्तारित रूप क्या होता है। तो देखो LTE का जो विस्तारित रूप होता है प्यारे बच्चे, यह आपका होता है दीर्घकालीन विकास। क्या होता है? दीर्घकालिक विकास होता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर पूछे जाने की संभावनाएं होगी। चलिए आगे देखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम नेटिकेट की बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। अगर इसकी आवश्यकता के बारे में आपसे पूछा जाए कि नेटिकेट की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप कह सकते हो निश्चित तौर पर कि हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के बीच में अपनी बातों को, अपनी विचारों को क्या कर पाते हैं, तो आसानी पूर्वक रख पाते हैं। यही इसकी जो है एक विशेष आवश्यकता मानी जा सकती है। समझ गए ना? चलिए आगे और देखेंगे, यहां से और भी कई सारे क्वेश्चन बनेंगे बच्चे। जैसे अगर इंटरनेट की बात हो रही है, तो इंटरनेट जो होता है प्यारे बच्चे, यह क्या होता है? यह एक प्रकार का कैसा माध्यम है? आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है। क्या कहोगे सर? इंटरनेट जो होता है यह आपके जो है संवेदात्मक क्या होते हैं? संवेदात्मक
संवेदात्मक माध्यम होते हैं इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है बच्चे, यह आपके संवेदात्मक माध्यम होता है। चलिए आगे देखेंगे, इंटरनेट के उद्देश्यों के बारे में अगर जान ले, यहां से उद्देश्य पर भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। देखो इंटरनेट के उद्देश्य की बात करते हैं, तो इंटरनेट का जो उद्देश्य है प्यारे बच्चे, सबसे पहला तो आप कहोगे सर इसके माध्यम से जो है जागरूकता फैलाई जा सकती है। क्या फैलाई जा सकती है, किसी भी मुद्दों को लेकर के या फिर कोई योजनाओं को लेकर के जो है क्या किया जा सकता है बच्चे, तो जागरूकता लोगों में पैदा की जा सकती है। साथ में देखोगे तो यह हमारे अंदर रुचि भी पैदा करती है। सपोज करिए, मान लीजिए आप कोई भी चीजें देखना पसंद करते हो, जैसे आजकल लोगों में जो है, आजकल जो बच्चे हैं वो शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा देखते हैं कि नहीं, आप लोग देखते हो कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट यहाँ पर नहीं किए तो बहुत मार लगेगी आप लोगों को, क्योंकि सब झूठ बोलोगे, मुझे पता है, सबका आंसर होगा नो, लेकिन सब अपना सबसे ज्यादा टाइम अगर बर्बाद करता है कहीं पे तो शॉर्ट्स देखने में। समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट्स देखने में रुचि आपको पैदा किसने किया, इंटरनेट ने किया। समझ गए ना, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर रुचि के साथ साथ आप देखोगे तो इंटरनेट के माध्यम से जानकारी का भी तो प्रसार होता है कि नहीं, जानकारी भी विस्तृत होती है, एक जगह की बातें दूसरे जगह फैलती है। इसके बाद आप देखोगे तो इसके माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो, है कि नहीं, तो ये प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने का भी काम करता है। तो ये सब आपके इंटरनेट का क्या हो जाता है, मूल उद्देश्य हो जाता है। समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन यहां से और याद रखिएगा, जैसे अगर आपसे मूल इंटरनेट के बारे में पूछा जाए कि मूल इंटरनेट क्या है, ठीक है, क्या पूछेगा बच्चे, मूल इंटरनेट के बारे में पूछेगा, तो आप कहोगे गुरुजी मूल इंटरनेट जो होता है यह किसको कहते हैं हम लोग, तो अर्पानेट को कहते हैं। किसको कहते हैं, अर्पानेट को क्या कहा जाता है, मूल इंटरनेट कहा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर इंटरनेट से संबंधित और नेटिकेट से संबंधित आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। आपका नेक्स्ट सवाल है कि नोट्स या फिर नोटिंग तैयार करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, है ना। जैसे कि ऑप्शन देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ऑप्शन हमारा कहता है कि क्लास के दौरान हमें क्या करना चाहिए, नोट्स तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग क्लास जब भी करते हैं तो उस दौरान भी हम अपनी नोट्स बुक को जरूर तैयार करते हैं। इसके बाद जो है पाठ्य पुस्तक असाइनमेंट पढ़ते समय, बिल्कुल जब कभी भी हम लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं, तो हमें किताब पढ़ते समय ही क्या करनी चाहिए बच्चे, हमें अपनी नोट्स तैयार करनी चाहिए। ऐसे में चीजें जो है क्या होती है, समय की सबसे पहली बचत होगी, दूसरी बातें जो है आपको चीजें एक साथ रिवाइज होती चली जाएगी। आपने पढ़ा फिर उसका नोट बनाया तो रिवाइज हो गया। समझ गए। तो यहाँ भी ये भी सही बात है। परीक्षा की तैयारी करते समय, जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, तो देखो आप लोगों की डिमेरिट बताता हूँ। अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन है तो आप लोग क्या करते हो, सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। अरे भैया पीडीएफ ठीक है, मैं दे दूंगा आपको निश्चित तौर पर, क्योंकि बने होते हैं पीडीएफ, तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन विशेष तौर पर आपकी जो पहल होनी चाहिए वो किसको लेकर होनी चाहिए, आप अपना खुद का नोट्स तैयार करो। ठीक है, नोट्स तैयार करने से क्या होता है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो पाते हो। तो याद रखिएगा कि परीक्षा की तैयारी के समय में हम लोगों को नोट तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। समझ गए। चलिए आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जब भी हम लोग नोट बनाते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग नोट बनाते हो, तो नोट बनाने के दौरान हमें किन किन चीजों को इसमें जो है शामिल करना चाहिए। तो देखिए नोट बनाने के समय जो है हमें मुख्य रूप से जो भी प्रमुख तथ्य होगा उन सभी तथ्यों को शामिल करना चाहिए। इसके बाद जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पद होते हैं बच्चे, उन सभी महत्वपूर्ण पदों को क्या करना चाहिए, हमें नोट्स में शामिल करना चाहिए, ताकि जब भी हम उसका रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन के दौरान जो है क्या हो पाएगा बच्चे, हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को जान पाएंगे, जो भी हमारा महत्वपूर्ण पद है उन सभी पदों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। तो नोट्स हमें कुछ इस प्रकार से बनानी चाहिए। क्लियर है। आप लोगों को जब पूछा जाएगा कि नोटिंग तैयार करना चाहिए तो किस आधार पर, कैसे तैयार करना चाहिए, निश्चित तौर पर आप लोग बता दोगे, एक बार कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है प्यारे बच्चे कि प्रभावी श्रवण कौशल वक्ताओं को प्रदान करता है। ठीक है, मतलब जो प्रभावी श्रवण कौशल है बच्चे, ये अभी कई सारी यूनिवर्सिटियों का जो एग्जाम हुआ है बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना, यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जिसका आने वाला एग्जामिनेशन से। ठीक है, अब यहां पर बच्चे बात करेंगे, कहता है प्रभावी श्रवण कौशल, मतलब एक प्रभावी तरीके से जब हम लोग चीजों को सुनते हैं तो वहां पर जो वक्ता है यानी कि जो बोलने वाला है उसको क्या प्राप्त होता है, तो उसको प्रतिक्रिया प्राप्त होगा, फीडबैक प्राप्त होगा। क्योंकि आप लोग फीडबैक कब दे पाओगे, मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं
तो इसका जो है बेहतरीन फीडबैक कब होगा, जब आप चीजों को अच्छे तरीके से सोच पाइएगा, यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, एकाग्रचित होकर के अटेंशन रहेंगे आप लोग और समझिएगा इसको, तभी जाकर अपनी राय दे पाएंगे। तो वक्ताओं को यहाँ पर क्या प्रदान होता है बच्चे, प्रतिक्रिया प्राप्त होता है जब भी कोई प्रभावी श्रवण कौशल का विकास होता है। समझ गए? चलिए वहीं पर देखिए, प्रभावी श्रवण कौशल के साथ साथ आपको चयनात्मक कौशल के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? चयनात्मक कौशल में क्या करते हैं आप लोग, है ना? तो चयनात्मक कौशल जो होता है प्यारे बच्चे, एक प्रकार का ऐसा कौशल होता है जिसमें हम केवल और केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य पर जो है अपना ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक निर्णय बना लिया है कि हमें कुछ नहीं करना, पूरे सिलेबस को पढ़ना ही नहीं है। हमें कब पढ़ना है? जब हमारा एग्जामिनेशन आएगा, क्योंकि यूट्यूब पर तो हमको बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कराते हुए मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे आपने देखा होगा, बहुत सारे शिक्षकों से पढ़ी होगी। अब बताइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी शिक्षक कराते हैं, या फिर मान लीजिए जो भी शिक्षक आपको उस लेवल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चंस टैली करता है वहां से? बहुत कम करते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि मेरे क्लास से पूरा कर जाता है, मेरे क्लास से भी पूरा नहीं करता। समझ गए ना? और जरूरी तब हो जाता है आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना, लेकिन आप लोगों ने तो ठान लिया है कि पूरा सिलेबस पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं कि हमें परीक्षा के टाइम में पढ़ना है, और परीक्षा के टाइम में पढ़ने के साथ साथ हम किसको पढ़ेंगे? केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उसी को पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो चयनात्मक कौशल की बात होगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल को अगर देखेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि स्क्रीनिंग जो है यह किसकी तकनीक है? स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है। स्क्रीनिंग की बात हो रही है तो बच्चे याद रखिएगा, स्क्रीनिंग एक प्रकार से जो है आपके साक्षात्कार का क्या होता है, तो आपका टेक्निक होता है। ठीक है, साक्षात्कार बोले या फिर आप इसी को इंग्लिश में इंटरव्यू कह सकते हैं। अब यहां पर देखो, आपको कई सारी चीजें बताने वाले हैं। जैसे यहां पर मोनोलॉग की बात करते हैं। मोनोलॉग यानी कि आपका स्वागत भाषण, ठीक है, मतलब खुद से दिया हुआ भाषण। जब भी आप भाषण देते हैं बच्चे, तो उसका कैसा होना जरूरी है? तो आपका जो स्वागत भाषण होगा बच्चे, बिल्कुल फनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल फनी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका स्वयं से दिया हुआ भाषण फनी नहीं होगा तो सुनने वाला बच्चे क्या हो जाएंगे? सुनने वाला बोर हो जाएंगे, और सुनने वाले जैसे ही बोर होंगे तो आपको सुनना बंद कर देंगे। समझ गए कि नहीं? तो आपका जो भी मोनोलॉग होगा प्यारे बच्चे, वो फनी होगा। इसके बाद देखिए, डायलॉग की बात करते हैं, संवाद की बात करते हैं। तो आपका डायलॉग जो होता है प्यारे बच्चे, यह क्या होता है? तो डायलॉग की बात करेंगे तो सिंपली याद रखिएगा, यह मौखिक भी हो सकता है, ठीक है, और लिखित भी हो सकता है। डायलॉग क्या क्या हो सकता है बच्चे? मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। और इसके माध्यम से हम लोग क्या कर पाते हैं बच्चे? तो संवादों का विनिमय कर पाते हैं, मतलब कोई भी संवाद एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा पाते हैं। ठीक है, ये डायलॉग हो गया। आगे देखेंगे, ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है बच्चे? तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होती है, किसी विशेष विषय पर क्या किया जाता है बच्चे? तो चर्चा किया जाता है। समझ गए ना? कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 4 स्टूडेंट बैठ करके, हमारा कल जो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो उसके क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर कोई एक विशेष टॉपिक होती है, जिस टॉपिक पर क्या किया जाता है बच्चे? तो विचार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं। किसको शेयर करते हैं? विचारों को शेयर करते हैं। ठीक है, अपनी व्यवहार को प्रकट करते हैं। तो आपके जो है ग्रुप डिस्कशन से ये सारी चीजें जो है क्या होती है? तो आकलित होती है। क्लियर है? जब भी पेपर में आपसे मोनोलॉग के बारे में पूछा जाए, डायलॉग के बारे में पूछा जाए, ग्रुप डिस्कशन के बारे में पूछा जाए, तो बिल्कुल विचार करके चीजों का आंसर करना है। एक बार भी घबराना नहीं है, एक बार भी जो है अपने आप को हड़बड़ाहट में नहीं लाना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, हम कैसे इसका जवाब करेंगे। सबके सब क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं बच्चे, इस बात को याद रखिएगा। समझ गए? बस आपको सोचना है, विचारना है, और मैं आपको विचार अभी आपको देने की काम कर रहा हूं। समझ गए ना? कैसे आप किसी क्वेश्चन को सोच पाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर सवाल बच्चे आपका कह रहा है यहाँ पर कि साक्षात्कार कौशल कितने प्रकार के होते हैं? मतलब जो साक्षात्कार इंटरव्यू का जो आपका टेक्निक है या स्किल है, ये कितने प्रकार का होता है बच्चा? ठीक है, तो आपके जो है यहाँ पर देखिए, प्रकारों की बात करेंगे तो यहाँ पर है जैसे कि आमने सामने, व्यावहारिक या टेलीफोनिक, या फिर इनमें से सभी। तो सिंपली याद रखो, मैं इसके प्रकार के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे ही इसके प्रकार के बारे में आपको बताएंगे तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा। देखो, साक्षात्कार के जो प्रकार होते हैं बच्चे, सबसे पहला तो इसमें आप देखोगे व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत इंटरव्यू हो गया। इसके बाद आप देखोगे तो इसमें फोन से भी इंटरव्यू होता है ना? इसके बाद आप देखोगे तो इसमें आभासी इंटरव्यू देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे तो आपका जैसे अनौपचारिक इंटरव्यू हो गया। क्या हो गया? अनौपचारिक इंटरव्यू।
आगे देखोगे तो जैसे कि आपका जो है औपचारिक इंटरव्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औपचारिक इंटरव्यू हो जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ से देखिए तो आपका जैसे कि संचरित इंटरव्यू हो जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पर आगे और भी इंटरव्यू होता है, जैसे असंचरित इंटरव्यू होता है ना। इसके बाद बच्चे हम बात करेंगे तो आपका जैसे व्यावहारिक इंटरव्यू हो गया। क्या हो गया? व्यावहारिक इंटरव्यू हो गया। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? इंटरव्यू के टाइप्स होते हैं। अब देखो, आमने सामने मतलब व्यक्तिगत, है ना। आमने सामने कहने का मतलब व्यक्तिगत इंटरव्यू हो गया। व्यावहारिक इंटरव्यू, बिल्कुल सही बात है। टेलीफोनिक यानी कि फोन के माध्यम से इंटरव्यू, अर्थात कहे तो साक्षात्कार कौशल जो है यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया बच्चा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ गया ना। तो आपको इस तरीके से चीजों को याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए तो मैं आपको थोड़ा सा जो है साक्षात्कार कौशल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। साक्षात्कार कौशल की बात करेंगे बच्चे तो इनमें से कौन कौन सा चीज शामिल होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू जब आप देने जाइएगा, ठीक है, इंटरव्यू, तो कोई भी व्यक्ति आपको सिलेक्ट कब करेगा? कब कर सकता है? मान लीजिए आप हमारे पास इंटरव्यू देने आइएगा तो हम किस आधार पर आपको सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहला तो आपके पास संचार का कौशल होना चाहिए, ठीक है। बात करने का तौर तरीका आपके पास होना चाहिए। अगर वो तरीके नहीं होंगे तो मैं आपको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। इसके बाद देखिए तो किसी भी चीजों के लिए आप निर्णय लेने का कौशल आपके पास होना चाहिए, है ना। आप कैसे निर्णय लेंगे? सपोज कीजिए मैं अपनी कंपनी आपको दे देता हूं, ठीक है। आप किस तरीके से उसको डील कर पाएंगे? कोई भी चीजें अगर निर्णय लेने की बात होगी तो आप मेरे अनुपस्थिति में कैसे निर्णय लोगे? इस प्रकार का कौशल आपके पास होना चाहिए। साथ में जो है आपके अंदर सहयोग का भाव होना चाहिए। कैसे आप अपना सहयोग दे पाते हैं? इसके बाद देखेंगे तो आगे आपके अंदर जो है टीम वर्क का कौशल होना चाहिए। कैसे आप, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पर अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो मान लीजिए कंपनी का मालिक आज नहीं है, आपको सारा जिम्मेदारी दे दिया, तो आपके अंदर टीम वर्क का कौशल होना चाहिए। आप कैसे आज जो है एक मालिक की अनुपस्थिति में बच्चे इस पूरे कंपनी को चलाओगे, इस पूरे कंपनी में जितने भी कर्मचारी है उस कर्मचारी को कैसे चलाओगे? समझ गए ना। ये टीम वर्क का कौशल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद समय का प्रबंधन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास वर्क आया, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए आया आपके पास, तो अब इस काम को, जैसे मान लीजिए मैंने 2 दिन का समय दिया कि हाँ 2 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, तो आपके पास उस समय का प्रबंधन का कौशल होना चाहिए कि हमें ये काम 2 दिन में ही करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि भाई 2 दिन में नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम तीसरे दिन दे देंगे, कोई पहाड़ थोड़ी टूट रहा है। तो इस तरह के कौशल आपके अंदर होंगे तो आप किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्टेड नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आपके अंदर एक रचनात्मक कौशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रचनात्मक कौशल होना चाहिए। तो देखिए यहां पर आपके इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में जब भी जाते हैं तो कोई व्यक्ति आपको सिलेक्ट कब करेगा, आपका चयन कब करेगा? जब आपके अंदर इस प्रकार के जो है कौशल देखने को मिलेंगे। अगर ये सारे कौशल आपके अंदर नहीं होगा तो आप किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्टेड नहीं हो सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल बच्चा कहता है कि समूह चर्चा में कौन से जो है गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं? अब समूह चर्चा की बात हो रही है तो देखिए समूह चर्चा में यहां पर आपके जो है भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में क्या होना चाहिए बच्चे? तो आपके जो है इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, वहां पर ग्रुप डिस्कशन हो पाएगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन के बारे में तो वैसे बहुत सारी बातें मैंने अभी बताया आपको, तो वो चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि डैश मूलतः एक संचरित वार्तालाप है। मतलब इसमें से कौन ऐसा है जो एक प्रकार से संचरित वार्तालाप के अंतर्गत आता है? तो संचरित वार्तालाप के अंतर्गत प्यारे बच्चे जो आपका स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन है, इसमें आपका क्या आ जाता है? तो साक्षात्कार आ जाता है, इंटरव्यू आ जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, अगर यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बताइए आपको किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। क्या देने जाना है बच्चे? इंटरव्यू देने जाना है। तो आप वहां पर कब पहुंचोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो याद रखिएगा। जब भी आपका कोई इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू का एक निर्धारित समय होता है। जैसे मान लीजिए आपको कंपनी में 10 बजे इंटरव्यू देने जाना है, तो निश्चित तौर पर आपको जो है इस 10 बजे से पहले पहुंचना चाहिए। कितना देर पहले? तो 5 से 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। समझ गए ना। याद रखिएगा, ये इंटरव्यू देने से 5-10 मिनट पहले आपको जो है निर्धारित समय से पहुंचना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या है? आपका अगला सवाल कहता है कि किसी टेक्स्ट को स्कीम करने का मतलब क्या है? मतलब कोई भी टेक्स्ट है उसके स्कीमिंग करने का मतलब क्या है? स्कीमिंग का क्या अर्थ है? सीधा सीधा समझ लीजिए। तो स्कीमिंग का सीधा सीधा अर्थ होता है अर्थ के लिए पढ़ना। किसके लिए पढ़ना बच्चे? अर्थ के लिए पढ़ना। रीडिंग फॉर मीनिंग। समझ गए? अब देखो यहां से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि अगर हम क्वेश्चनों की बात करते हैं बच्चे, तो आपका जो स्कीमिंग होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चे? आपका जो स्कीमिंग होता है, स्कीमिंग में आप एक चीज देखोगे
कि स्किमिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी चीजों का स्किमिंग करते हैं तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर जब देखो कोई भी पाठ पढ़ते हैं, समझ गए, कोई भी पाठ पढ़ते हैं, जैसे कोई बुक पढ़ना हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ना हो, तो यहाँ पर बच्चे हम लोग स्किमिंग का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो उस पाठ का अंदाजा लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए करते हैं, अंदाजा लगाने के लिए। इसके बाद देखोगे तो इसके जरिए जो है बच्चे आप क्या कर सकते हो, तो शब्दकोश का निर्माण भी कर सकते हो। किसका निर्माण कर सकते हो बच्चे, आप कहोगे सर स्किमिंग के जरिए जो है शब्दकोश का भी निर्माण किया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे स्किमिंग में और भी कई सारी चीजें देखने को मिल सकती है। जैसे स्किमिंग में आपको एक क्लोज रीडिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, क्लोज रीडिंग कहने का मतलब यह है किसी चीज को गौर से पढ़ना। अब किसी चीज को गौर से कब पढ़ सकते हैं या उस पर आप जो है अपना ध्यान केंद्रित कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला तो आपको वहां पर अटेंशन देखने को मिलनी चाहिए, आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक उन चीजों को पढ़े। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या किसी घटना की कहानी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई भी हम बुक पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम उसका क्लोज रीडिंग कब कर सकते हैं, पहला बात सावधानी पूर्वक, दूसरा बात जो है हमें उसको जो है समझ करके पढ़ना है। जब तक हम समझ करके नहीं पढ़ेंगे हमको मजे नहीं आएगा, समझे कि नहीं। इसके बाद आप देखोगे तो इसमें आपको जो भी कठिन चीजें मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको वहां पर हार्ड वर्ड मिल सकते हैं, है ना, तो हार्ड वर्ड अगर मिलेगा तो ऐसा नहीं कि हमको उसको छोड़ देना है, उसको हम लोग धीरे से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली, है ना, और स्लोली स्लोली पढ़ करके उसके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि वह क्या हो सके, तो हमको अच्छे तरीके से समझ में आ सके और हमारी रुचि भी खत्म नहीं हो। तो क्लोज रीडिंग पर भी क्वेश्चंस कई सारे बनाए गए हैं, अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है कई सारे यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चे। अगला नंबर सवाल हमारा कहता है यहाँ पर कि समझ में आने वाले शब्द जो है किस प्रकार के होने चाहिए। मतलब कोई चीजें जो है, कोई भी शब्द आपको जो समझ में आ सकता है वह किस प्रकार का शब्द होगा, सटीक, लंबा, गलत या फिर अव्यक्त। तो ये तीन ऑप्शन तो आप पहले देखते ही गलती कर दोगे भाई, जो चीज लंबा होगा हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं, जो गलत होगा उसको तो समझने की आवश्यकता ही नहीं है, और जो व्यक्त नहीं किया गया हो उसको आप कैसे समझ सकते हो। तो ये तीन ऑप्शन तो हमारा पहले गलती है, यानी कि हम किसी भी चीजों को कब समझ सकते हैं, जब वह चीजें सटीक होगी, साथ में सरल रूप से व्यक्त किया गया होगा, तभी हम उन चीजों को बच्चे समझ सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि बताइए, जैसे आप कोई भी समाचार पत्र पढ़ते हो, तो उस समाचार पत्र में जो न्यूज लिखा होता है, ठीक है, उस न्यूज में आप देखोगे कि पहले हेडलाइन लिखा होता है, ठीक है, क्या लिखा होता है बच्चे, हेडलाइन लिखा होता है, कि जैसे मान लीजिए लिखेगा एकदम खूब बोल्ड अक्षर में, मोटे मोटे अक्षरों में, कि आज जो है एक क्या किया, तो मक्खी ने ट्रेन को लेके भाग गया, है कि नहीं, ताकि उसको लोग गौर से देख सकेगा, है कि नहीं, तो ये हेडलाइन होता है बच्चे। हेडलाइन पर क्या होती है, देखिए हेडलाइन पर हमारी जो कड़ी निगाहें होती है, या इसको रखने का काम कौन करती है, तो स्कीमिंग के माध्यम से बच्चे हम लोग क्या कर पाते हैं, तो हेडलाइन पर हम अपनी पैनी निगाहें बना सकते हैं, रख सकते हैं, समझ गए, ताकि हम लोग उसको पढ़ने के बाद क्या होगा, उसको पढ़ने के बाद हम उस पूरे पैराग्राफ का जो नीचे न्यूज लिखा गया है उन सभी न्यूजों का क्या कर पाएंगे, आकलन कर पाएंगे। हेडलाइन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, समझ गए कि नहीं, एक सनसनी खबर के रूप में। चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर सवाल हमारा कहता है पैराग्राफ में होना चाहिए। अब पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, जैसे कि आरंभ, मध्य, अंत, केवल आरंभ, केवल मध्य, केवल अंत। तो पैराग्राफ जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पर कहानी लिखा हुआ है, इसमें कई सारे पैराग्राफ होते हैं बच्चे, कई सारे पैराग्राफ होते हैं ना, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, केवल मध्य आंसर होगा। लेकिन बच्चे याद रखिएगा, जब भी कोई पैराग्राफ होता है ना, तो उन सभी पैराग्राफ में ये तीनों चीजें देखने को मिलती है। सपोज कीजिए एक पैराग्राफ हमने लिखा, तो इसका प्रारंभ तो हम यहाँ से कर रहे हैं कि नहीं, बीच में भी कोई चीजें लिख रहे हैं, और इसका खत्म भी जो है यहाँ पर होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें आपको आरंभ, मध्य और अंत पैराग्राफ में देखने को मिल जाती है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि हम सारांशीकरण का जो उपयोग है इसके लिए करते हैं, मतलब सारांशीकरण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सारांशीकरण की बात करेंगे, जैसे एक कहानी दोबारा सुनाओ, बिल्कुल भी सही बात नहीं है भाई। सारांश का मतलब होता है छोटा करना, सारांश का मतलब क्या होता है, एक बड़ी सी बातों को क्या करना, तो उसी भाव में बिल्कुल सटीक तरीके से छोटा करना, जिसको हम लोग संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। जानकारी को आवश्यक विचारों तक सीमित करना, ये थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे। आगे देखते हैं, किसी लेख को जो है अधिक तेजी से पढ़ना, ये भी नहीं होगा। लंबे समय तक पढ़ने से बचना, ये भी नहीं होगा। मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए
आपका जो भी यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको संक्षेपण करना है या उसका सारांशीकरण करना है, ठीक है, तो सारांशीकरण करते समय बच्चे क्या होते हैं, तो हम अपने विचारों को बिल्कुल आवश्यक रूप से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई पैराग्राफ जब दिया हुआ है तो उसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं या काफी सारे मुहावरे वगैरह का प्रयोग करके जो है बात को विस्तार किया जाता है कि नहीं? तो वहां पर जब भाव का विस्तार है उसको आपको शॉर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आवश्यक बातें होगी सिर्फ उसको हम लोग संक्षेपण में क्या करते हैं बच्चे, तो सीमित करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन देखो यहां पर हम कुछ और क्वेश्चंस आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप किन चीजों को जो है संक्षेपण कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप संक्षेपण कर सकते हो, तो एक के बात याद रखना कि जिस चीज को आप पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो बच्चे, जिस चीज को आप पढ़ सकते हो आप उसका संक्षेपण कर सकते हो। समझ गए? जिसको आप पढ़िए नहीं सकते, जिसको आप समझिए नहीं सकते, उसको कभी जो है आप संक्षेपण नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां से संक्षेपण के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे अभी जो है आपके बिहार यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था, तो संक्षेपण के बारे में पूछा गया था कि संक्षेपण का रूप कैसा होता है, बहुत छोटा, बहुत बड़ा, है कि नहीं, या फिर कहे तो आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, तो भाव का जो है विस्तार का कम होना। समझ गए? इस तरीके से चीजें जो है ऑप्शन थोड़ा सा पूछा गया था। आप लोग क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, वहां से देख सकते हो उस क्वेश्चन को भी। हालांकि अगर बात करेंगे संक्षेपण की बच्चे, तो याद रखिएगा ये बहुत छोटा भी नहीं होता है और बड़ा का तो कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही है संक्षेपण, मतलब शॉर्ट करना। ये आपके मूल अवतरण का क्या होता है, 1/3 भाग होता है। ठीक है, मूल भाग का क्या होता है बच्चे, या मूल पाठ का क्या होगा, तो 1/3 भाग होता है संक्षेपण। इस बात को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर यहां से देखना क्या है, क्वेश्चन कहता है निबंध लेखन जो है इसके बिना नहीं है। मतलब निबंध लेखन जो है किसके बिना संभव नहीं हो सकता है, संशोधित करना, प्रारूपण, कोई व्यवस्था, या फिर कुछ नहीं। तो देखिए आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, तो एनी अरेंजमेंट। ठीक है, कोई व्यवस्था, बिना किसी व्यवस्था के आप निबंध लेखन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक नहीं पता रहेगा तो आप किस चीज पर निबंध लिखिएगा। समझ गए? तो यहाँ पर आपके जो है व्यवस्थान का होना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए यहां से क्वेश्चन जैसे कि बनाया जा सकता है निबंध के प्रकार के बारे में। निबंध के कितने प्रकार हैं, तो निबंध प्यारे बच्चे आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं निबंध, सॉरी 4 नहीं 5 प्रकार के होते हैं। समझ गए? निबंध कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा प्रकार होता है, तो जैसे कि देखिए सबसे पहला आपका आ जाएगा वर्णात्मक निबंध। क्या आ जाएगा, वर्णात्मक निबंध। इसको नोट करिएगा फटाफट से आप लोग। चलिए, वर्णात्मक निबंध। ठीक है, आगे देखो इसके बाद बच्चे आ जाएगा आपका क्या, तो इसके बाद आ जाएगा आपका जैसे भावनात्मक निबंध। ठीक है, भावनात्मक निबंध। फिर देखिएगा तो तीसरा नंबर पर आ जाएगा आपका क्या, तो विचारात्मक निबंध। क्या आएगा बच्चे, विचारात्मक निबंध। चौथा नंबर पर आएगा आपका व्यंग्यात्मक निबंध। क्या आएगा, व्यंग्यात्मक निबंध। या व्यंग्यात्मक की जगह आपसे जो है आलोचनात्मक निबंध कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, आलोचनात्मक निबंध। फिर देखोगे तो आपका आ जाएगा जैसे आत्मपरक निबंध। आत्मपरक, जैसे मान लीजिए हम अपनी दिल की दुखड़े जहां सुनाएंगे, हम अपने दिल की हाल जहां बताएंगे, वही आपका आत्मपरक निबंध हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है आपके निबंध के प्रकार के रूप में है, आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जब भी हम निबंध लिखते हैं तो निबंध का जो हमारा परिचय होता है, ठीक है, निबंध का क्या होता है बच्चे, परिचय होता है। तो इस परिचय का सबसे पहला घटक क्या होता है, निबंध परिचय का सबसे पहला घटक के बारे में आपसे पूछेगा, तो आप कहोगे सर निबंध का जो परिचय है उसका पहला घटक जो होता है वो हुक होता है। क्या होता है बच्चे, हुक। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला नंबर सवाल कहता है कि निबंध लेखन का सही क्रम कौन सा होगा। तो निबंध लेखन का सही क्रम देखिए, जैसे हम लोग परिचय लिखते हैं, फिर उसका मुख्य भाग लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं। ये तो बिल्कुल पहले नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है हमको। राइट मारेंगे क्या, तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। समझ गए? चलिए अगला नंबर सवाल क्या कहता है, कौन निबंध का प्रकार नहीं है। मतलब यहाँ पर निबंध का प्रकार कौन सा नहीं है, अभी तो आपको हम बताए हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर वर्णात्मक निबंध आता है। तो देखो यहाँ पर वर्णात्मक निबंध है क्या, बिल्कुल है। चिंतनशील, चिंतनशील कहने का मतलब क्या है बच्चे, तो चिंतनशील कहने का मतलब है विचारात्मक निबंध, है ना, विचारात्मक निबंध है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है। सचित्र, चित्र के साथ दर्शाना, तो चित्र के साथ दर्शाना मतलब जो आत्मपरक निबंध आपको बताए हैं, है ना, ये क्या है आपका, चित्र के साथ चीजों को दिखाना। तो यहाँ पर आपका आप देखोगे कि कथा जो है प्यारे बच्चे, नैरेटिव जो है आपके निबंध के अंतर्गत नहीं आता है। समझ गए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। यहाँ से आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं।
ठीक है। अब औपचारिक पत्रों की बात हो रही है बच्चे, तो सिंपली याद रखोगे औपचारिक पत्र आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन-कौन सा प्रकार होता है? 3 कौन-कौन से प्रकार है? तो देखिए, सबसे पहला तो आपका एक हो जाएगा आवेदन पत्र। जैसे मान लीजिए हम अपने हेडमास्टर साहब के पास लिखते हैं, है कि नहीं? आप अपने कॉलेज में मान लीजिए किसी छुट्टी के लिए या किसी कारणवश अगर आपको आवेदन देना हो, तो ये आवेदन पत्र हो गया क्या? औपचारिक पत्र हो गया। समझ गए? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है कि आवेदन पत्र आप कहाँ लिखते हो। तो ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि हम अपने प्रधानाचार्य के पास जो है आवेदन लिखते हैं, वह किस प्रकार का पत्र होता है? तो औपचारिक पत्र। समझ गए ना? ये याद रखना है। चलिए, इसके बाद देखोगे तो इसमें दूसरा नंबर का जो पत्र आ जाता है वो आपका सरकारी पत्र आ जाता है। आप सरकारी पत्र कह सकते हो इसे, या फिर आप इसको कार्यालयीय पत्र कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चे? कार्यालयीय पत्र कह सकते हो। और तीसरा नंबर देखिएगा तो आपका आ जाएगा इसमें क्या? व्यापार से संबंधित पत्र। किससे संबंधित? व्यापार या फिर व्यावसायिक पत्र। तो ये तीनों के तीनों पत्र क्या हो जाएंगे बच्चे? आपके औपचारिक पत्र हो जाएंगे। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है किस प्रकार का पत्र जो है अनौपचारिक पत्र होता है? तो देखो, अनौपचारिक पत्र, अब पहले मैंने बताया आपको औपचारिक पत्र के बारे में, अब देख लीजिए अनौपचारिक पत्र क्या है। तो अनौपचारिक पत्रों की बात करेंगे बच्चे, तो देखिए जैसे कि आपका व्यावसायिक पत्र तो इसमें आ रहा था कि नहीं? व्यापार या फिर व्यवसाय, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा। आधिकारिक पत्र कहे या फिर कार्यालय पत्र कहे, सरकारी पत्र कहे, यहाँ पर आ जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। संपादक पत्र आपके आवेदन पत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। समझ गए ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि कौन कौन से प्रकार के पत्र जो हैं अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि अनौपचारिक पत्रों की बात करेंगे तो इसके बहुत सारे प्रकार है बच्चे, ठीक है। अनौपचारिक पत्रों की बात करेंगे तो इसके बहुत सारे आपको प्रकार देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, अनौपचारिक पत्र में आपको देखने को मिलता है, सबसे पहला तो आपको बधाई का, आपको कोई भी पत्र लिखते हो, बधाई पत्र, जैसे मान लीजिए जन्मदिन की बधाई देना हो, है ना, या फिर मान लीजिए शादी की बधाई, शुभकामना देना हो, तो ये शुभकामना पत्र एक हो गया। क्या हो गया? शुभकामना पत्र हो गया। तो इस तरह के पत्र जो है क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। फिर देखोगे आगे इसमें, और जैसे कि किसी से निवेदन करना हो, जैसे हम अपने माता पिता के पास पत्र लिखते हैं, हमको 500 रुपया चाहिए भाई, कहाँ जाने के लिए? सिनेमा जाने के लिए। ये तो नहीं कहोगे कि हमको सिनेमा जाना है, हमको किताब खरीदना है, और वो पैसा मांगने के बाद फिर कहाँ जाते हैं हम लोग? सिनेमा घूमने जाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद देखिए चौथा नंबर आपका जैसे कि अनुमति पत्र हो गया, है ना। अनुमति पत्र, किसी से हम लोग आग्रह विनती करते हैं, कोई भी चीजों के लिए अनुमति लेते हैं, या फिर कहे तो सलाह सुझाव के लिए पत्र हो सकता है। क्या हो सकता है? सलाह या सुझाव के लिए पत्र हो सकता है। फिर आप देखोगे तो इसी में आपका आ जाएगा जैसे सांत्वना का पत्र आ जाएगा, ठीक है। सांत्वना पत्र कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है, समझ गया ना, तो उसको सांत्वना देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है आपके, अगर इस टाइप के कोई भी पत्र आएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे पत्र हैं, ठीक है, लेकिन आपको विशेष रूप से ये सारी चीजें याद रखना है। अगर छोटे छोटे चीजों को याद रखिएगा तो आप जब भी क्वेश्चन बनेगा आप इजिली क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। आगे बढ़िए, आगे नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ से कहता है कि तुम्हारा स्नेह पूर्वक किस पत्र में लिखा जाता है? अब तुम्हारा स्नेह पूर्वक जो है यह किस प्रकार के पत्र के अंतर्गत आता है? अनौपचारिक, औपचारिक, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर बच्चे सिंपली याद रखिएगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा स्नेह पूर्वक जो है आपके कहाँ आ जाएंगे? तो अनौपचारिक पत्र में आ जाएंगे, क्योंकि यह तुम्हारा स्नेह कहाँ लिखेंगे हम लोग? किसी माता पिता वगैरह में लिखेंगे, है कि नहीं। माता पिता के पास पत्र लिखते हैं, या फिर मान लीजिए भाई बहन के पास पत्र लिखेंगे, हम लोग वहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में चीजों को बताता हूँ। जैसे कि एक होता है आपका क्या? इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर जिसको हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं, और एक होता है प्यारे बच्चे आपका फॉर्मल लेटर जिसको हम लोग औपचारिक पत्र कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपके क्वेश्चन में, ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर था तुम्हारा स्नेह पूर्वक, ठीक है, तुम्हारा स्नेह पूर्वक यूज होगा तो आप लोग इनफॉर्मल कह दोगे, है ना। क्या कह दोगे? इनफॉर्मल कह दोगे। वहीं पर आपसे जैसे मान लीजिए माई डियर का यूज होगा। किसका यूज होगा? माई डियर का। थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लीजिएगा। या फिर कह सकते हैं योर सिंसियरली दे दे। क्या दे दे? योर सिंसियरली दे दे। तो आप यहाँ पर उसको फॉर्मल में कर लीजिएगा। जैसे फॉर्मल की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर फॉर्मल में याद रखना, जैसे मान लीजिए हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो फॉर्मल लेटर में एड्रेस में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो फॉर्मल लेटर में जब भी एड्रेस में यूज होता है तो यहाँ पर जो है डॉक्टर, मिस्टर, ठीक है,
डॉक्टर मिस्टर डैश हम लोग यूज कर सकते हैं या मिस्टर करके यूज कर सकते हैं, डियर मिस्टर कर सकते हैं, समझ गए ना। तो ये इस टाइप से अभी देखो यहाँ पर आपके बिहार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर मैंने जो इसका डिस्कशन किया तो बच्चे जो है कह रहे थे सर आपने गलत क्वेश्चन बताया। देखो यहाँ पर बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पर जो है जब भी आप एक कॉमन एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल के पास लिखते हो ना, अपने प्रिंसिपल के पास, तो वहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो वहां पर जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल साहब के पास जैसे ही लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे टू द हेड मास्टर, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं। लेकिन बच्चे याद रखिएगा जब भी यहाँ पर हम लोग एक कम्युनिकेशन के अंतर्गत एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो वहां पर आपके जो है डियर प्रिंसिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो ये बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर अगर आगे देखेंगे कुछ और पॉइंट्स बनेगा, जैसे अगर यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि विथ लव शब्द का जैसे यूज होगा, ठीक है, विथ लव शब्द का जैसे यूज होगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपके लेटर में जो है क्लोजिंग में लिखा जाता है, मतलब लास्ट में लिखा जाता है विथ लव, समझ गए। इसके बाद देखिए आप जैसे कि अगर हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लिखते हैं तो एक योर ओबीडिएंट का प्रयोग होता है, क्या होता है, हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए टीचर के पास लिखे तो योर ओबीडिएंटली पीपुल लिखते हैं कि नहीं। तो इसको सही लिखने का तरीका क्या है, तो हम लोग योर ओबीडिएंट की जगह क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडिएंटली, ठीक है, ये एक सही तरीका होता है, ये एक करेक्ट स्टाइल है लिखने का, समझ गए। तो ये बात आपको याद रखना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है बच्चे निम्नलिखित में से जो है कौन सा मौखिक संवाद का उदाहरण है। अब मौखिक संवादों की बात करेंगे तो सिंपली देखो, पत्र लिखना तो ये लेखन हो गया, सांकेतिक तो ये इशारा हो गया, शरीर का इशारा ये भी इशारा, चेहरे का भाव जो है बच्चे ये क्या है, तो चेहरे का भाव एक प्रकार से मौखिक संवाद हो सकता है। अब मौखिक संवाद में कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे मान लीजिए हम लोग आमने सामने बैठ करके बातचीत करते हैं, इसके बाद जैसे मान लीजिए हम लोग फोन कॉल से बात करते हैं, फिर जैसे मान लीजिए हम लोग जो है रेडियो पर अपनी बात को रखते हैं, तो ये भी आपका हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हैं, वीडियो कॉल है कि नहीं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो मौखिक संवाद हो जाएगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कठिन सामग्री पढ़ने में उपयोगी रणनीति क्या हो सकती है। मतलब जब भी हम लोग कठिन सामग्री पढ़ते हैं, कोई भी कठिन चीजों को पढ़ते हैं, तो हमारा रणनीति किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमारा रणनीति सबसे पहले देखिए, सामग्री को ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट बनाकर जो है संक्षेप करिए, ये थोड़ा सा जो है सही लग रहा है। कठिन को नजरअंदाज करना है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जल्दी जल्दी पढ़ना है, ये हो नहीं होगा। मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब भी आप कोई भी कठिन चीजों को पढ़ते हैं तो आप महत्वपूर्ण बिंदुओं का क्या करें, नोट बना करके उसको संक्षेप में लिखें और फिर बाद में उसका रिवीजन करें, ताकि चीजें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। आइए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, किस संचार चैनल का उपयोग जो है जटिल जानकारी के लिए जो है सबसे प्रभावी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कहोगे सर लिखित संचार के लिए, समझ गए। तो यहाँ पर ये टोटल 25 क्वेश्चन ही मैंने बताया है, लेकिन अगर हम बात करेंगे बच्चे तो 25 क्वेश्चंस में ही मैंने आपको पूरा सिलेबस को खत्म कर दिया, ठीक है। आपके जितने भी 4 यूनिट पढ़ने हैं ना, उन सभी 4 यूनिट से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और जितना भी मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया है, उन सभी एक्सप्लेनेशन को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो, हालांकि देखिए क्या होता है, आप लोग लाइव क्लासेस पढ़ना ज्यादा पसंद करते हो, ठीक है। लेकिन भैया मैं आपको बताता हूँ, लाइव क्लासेस ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वहां पर आपकी बातों को देखा जाता है, सुना जाता है। मैं आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा खेद है, क्योंकि असुविधाएं हैं, मैंने आपको बार बार बताया है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, अगर आप हमारी इस क्लास को ध्यान पूर्वक देखते हो ना, तो आपको यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ना, आपको यहाँ से छूटने वाला नहीं है। बस मैं आपको चीजें इस तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि भाई साहब आप अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करके क्या कर सके, सभी प्रश्नों का आंसर कर सके। और ये सब आपके जो है, पेपर का नाम क्या है नहीं पता है थोड़ा, एसयूसी है ना, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, अपने कौशल को विकसित करना। तो कौशल को तो विकसित आप अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही कर सकते हो। तो ये बौद्धिक क्षमता कैसे विकसित होगा प्यारे बच्चे, ये तभी हो पाएगा जब आप चीजों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझे ना। ये ऑब्जेक्टिव एक एक करके मैं भले ही 100 करवा दूं आपको, अब उसमें से 5 को क्वेश्चन मिलेगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूं आंसर टिक करूं, क्वेश्चन पढ़ूं आंसर टिक करूं, वैसे में क्या होगा, वैसे में सारे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जा सकते हैं। 100 क्वेश्चन कराएंगे जरूरी थोड़े है, हमारा कोनो ससुर जी थोड़े है यूनिवर्सिटी वाला, जो हम जो कहेंगे सो है जो है क्वेश्चन पूछेगा, हम जो पढ़ाएंगे वही पूछेगा, नहीं पूछ सकता है। समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से चीजें आपको याद रखना है भाई साहब, समझे कि नहीं। विशेष अगर आज की क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी बच्चे आपको टाइम से मिल सकेगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिए,
ताकि सारे बच्चों को फायदा मिल सके। ठीक है, विशेष आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।